अध्याय 1 युवराज आर्यन देवराज। आप जितना बेहतर काम करेंगे आपको उतना ही ज्यादा काम मिलेगा। चंद्रवंश साम्राज्य की राजधानी काशीपुर एक ऐतिहासिक भूमि जिसका अर्थ दीप्तिमान शहर है, जो लुभावने और भव्य स्थलों से भरी हुई है जो अपने नाम के अनुरूप है। इनमें सुवर्ण में एक महल भी शामिल था जो साम्राज्य के युवराज का निवास था। हालांकि यह सम्राट का नहीं बल्कि एक राजकुमार का निवास था, फिर भी इसका विशाल आकार अन्य राष्ट्रों के शाही महलों पर भारी पड़ता था। सुनहरी छत ने ही महल को अपना नाम दिया। ऊंची दीवारों के अंदर एक विशाल बगीचा और तालाब था जो किसी छोटे से जंगल के आकार का था। यह इमारत अपने आप में एक इमारत नहीं थी बल्कि एक विशाल संपत्ति थी जिसमें एक केंद्रीय निवास और कई उपभवन थे। इसमें नवीनतम जादुई कवच पहने 100 शूरवीरों का एक विशिष्ट रक्षक दल और 500 से ज्यादा सहायक कर्मचारी, सचिव, मालिक, रसोई और नौकरानियां रहते थे। एक व्यक्ति की सेवा के लिए समर्पित विशाल जनशक्ति पहली नजर में अत्यधिक प्रतीत होती थी। फिर भी सुवर्ण मेघ महल के नौकरों और अधिकारियों में से एक भी व्यक्ति ने इसे फिजूल खर्ची या अपव्यय नहीं माना। नहीं, इसके विपरीत कई लोगों ने खुले तौर पर दावा किया कि उपचार का यह स्तर भी अपर्याप्त था। आर्यन देवराज चंद्रवंश शाही परिवार के इतिहास में सबसे महान प्रतिभा और चरित्र के साथ जन्मे युवराज को इससे कहीं अधिक संसाधनों और कर्मियों की आवश्यकता थी। और जब युवराज ने ऐसी टिप्पणियां सुनी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? यह पागलपन है, क्या वे मुझे और भी अधिक काम करने के लिए कह रहे हैं? ईमानदारी से, सचमुच वह अपनी आत्मा की गहराई से इससे पूरी तरह तंग आ चुका था। और ऐसा करने के लिए उसके पास हर कारण था। उन्हें ज्यादा लोग दिए गए, बड़ा बजट, इसका मतलब तो ये था कि उसके ऊपर और अधिक जिम्मेदारियां आ गई, है ना? संभवतः जो लोग सत्ता और प्रतिष्ठा की चाहत रखते थे उन्हें अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए ऐसी प्रतिभा और संसाधनों का प्रबंधन करने में आनंद आता होगा। लेकिन आर्यन देवराज उनमें से एक नहीं था। जब वे मेरी प्रशंसा करते रहे तो मुझे उनके साथ खेलने से बेहतर कुछ नहीं पता होना चाहिए था। आर्यन देवराज एक पुनर्जन्म करता था। वे ऐसे नहीं है जिन्हें मृत्यु के निकट अनुभव के बाद या 10 वर्ष की आयु में बीमारी या सिर में चोट लगने के बाद याददाश्त वापस आ गई हो। नहीं, जन्म के क्षण से ही उसे अपने पिछले जीवन की पूरी स्मृतियां याद थी। एक शिशु के शरीर में पूर्ण आत्म जागरूकता होना अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक था, लेकिन इसके साथ निर्विवाद लाभ भी जुड़े थे। एक तो इससे उन्हें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और बिना समय बर्बाद किए कम उम्र से ही उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। और जब उसे एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म एक काल्पनिक दुनिया में हुआ है, विशेष रूप से उस युग के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के युवराज के रूप में, तो उसने मन ही मन जश्न मनाया। अपने पिछले जन्म में आर्यन देवराज कल्पनाओं में बहुत रमा हुआ था और एक ऐसी दुनिया में जहां कुलीन व्यवस्था अभी भी मजबूती से स्थापित थी। युवराज होना सिर्फ सोने का चम्मच नहीं था, यही प्लेटिनम जैसा था। जब उसे इतनी लाभप्रद स्थिति प्रदान की गई है तो उसका उपयोग न करना व्यर्थ होगा। आर्यन देवराज का अपने विशेषाधिकार प्राप्त दर्जे को बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। अपने उपहारों को बर्बाद करने वाले मूर्ख के रूप में लेबल न किए जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने परिश्रमपूर्वक काम किया। उन्होंने अपने निजी शिक्षकों द्वारा सिखाए गए पाठों को पूरी लगन से जारी रखा और यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन के विभिन्न विचारों के साथ प्रयोग भी किया। पीछे मुड़कर देखे तो वह उसकी गलती थी। महाराज आर्यन देवराज, इतनी कम उम्र में ही आभा प्रकट कर देना कितनी अद्भुत प्रतिभा है। आइए अगले चरण की ओर बढ़ें, अपनी इच्छा शक्ति को अपनी तलवार में ढालना। महामहिम आर्यन देवराज, कितनी अविश्वसनीय शैक्षणिक उपलब्धियां। आपके शिक्षक के रूप में मैं अत्यंत गौरवान्वित हूँ। इसके बाद मैं आपको प्राचीन साहित्य और हिरलिपि पर व्याख्यान दूंगा। महामहिम आर्यन देवराज, आपके द्वारा प्रस्तावित 4 क्षेत्रीय फसल चक्रण पद्धति के उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। ये सोचना कि बिना किसी जादू या दैवीय आशीर्वाद के खाद्य उत्पादन में इतनी नाटकीय वृद्धि हो सकती है, यह एक ऐतिहासिक सफलता के रूप में दर्ज किया जाएगा। महाराज आर्यन देवराज, ये करो, वह करो, बस सब कुछ करो। सेना में उनके पिछले जीवन और युवराज के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका, दोनों में एक बात समान रही। आप अपने काम में जितना अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, आपको उतना ही अधिक काम मिलेगा। जिस प्रकार अत्यधिक योग्यता दिखाने वाले सैनिक अंतहीन कार्यों में दब जाते थे, उसी प्रकार परिश्रमी और प्रतिभाशाली युवराज ने अपनी प्रजा को ये कहने के लिए प्रेरित किया था कि महाराज बस इतना ही काफी है, बल्कि यह कि ये सोचना कि आप इतना कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हम आपके लिए और भी अधिक कार्य तैयार करेंगे। जब तक आर्यन देवराज को यह एहसास हुआ कि चीजें बहुत बुरी तरह से गलत हो चुकी हैं और उसने पीछे हटने की कोशिश की, तब तक सम्राट ने खुद ही अंतिम प्रहार कर दिया। युवराज में उल्लेखनीय गुण और अनुकरणीय दृष्टिकोण है जो साम्राज्य के लिए एक सच्चा आशीर्वाद है। हालांकि केवल डेस्क पर बैठकर अध्ययन करने से ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मैं युवराज को व्यवहारिक जिम्मेदारियां सौंपूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उनकी प्रतिभा अपनी पूरी क्षमता तक निखर सके। मेरे अधिकारी उनके मार्गदर्शन का पालन करेंगे और इस प्रकार सम्राट के कार्यभार का कुछ हिस्सा आर्यन देवराज को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने इसे शाही कृपा का संकेत बताया। यह अनुवाद नोबेलाइट की बौद्धिक संपदा है और इसका अच्छा कारण भी है। एक विशाल नौकरशाही प्रणाली में निर्णय लेने का अधिकार शक्ति के बराबर है। सम्राट द्वारा अपने कुछ कर्तव्यों को युवराज को सौंपना संक्षेप में साझा अधिकार की स्वीकृति थी। सबसे बड़े पुत्र और प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी होने के नाते आर्यन देवराज पहले से ही उत्तराधिकार के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार थे। लेकिन अब जब सम्राट ने उन्हें वास्तविक शासन अनुभव सौंप दिया था तो सिंहासन पर उनका दावा लगभग अधिक हो गया था। उसके आसपास के सभी लोगों ने उसे बधाई दी, लेकिन आर्यन देवराज को जश्न मनाने का मौका नहीं मिला। अगले सम्राट सत्ता या उत्तराधिकार की किसे परवाह थी? क्या इसका मतलब सिर्फ अधिक काम नहीं था? यदि वे उस पर वास्तविक प्रशासनिक जिम्मेदारियां डालने जा रहे थे तो क्या वे कम से कम उसके पाठों को हल्का नहीं कर सकते थे? सुबह से लेकर रात तक काम, पढ़ाई और भी काम। यह एक कल्पना है। साहसिक कार्य और चुनौती के बारे में क्या? नए साथियों से मिलने के बारे में क्या ख्याल है? एक भव्य षड्यंत्र को ध्वस्त करने के लिए यात्रा शुरू करने के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो विश्व को अराजकता में धकेलने का खतरा पैदा कर रहा है? यदि उसे प्रशिक्षण के अलावा कभी तलवार चलाने का मौका ही नहीं मिला तो आभा का उपयोग करने का क्या मतलब था? यदि वह अभी भी अपनी शिक्षा के चरण में होता तो बच निकलने का अवसर मिल सकता था। उस समय कक्षा छोड़ना या काम में ढिलाई बरतना उनकी निजी समस्या थी। लेकिन अब जब सम्राट ने उन्हें वास्तविक शासन का कार्यभार सौंप दिया था तो चीजें अलग थी। यदि वह अपने काम की उपेक्षा करता या चीजों को खराब तरीके से संभालता तो ये सिर्फ सम्राट के क्रोध की बात नहीं थी। बड़ी चिंता ये थी कि यदि अंतिम निर्णयकर्ता काम न करने की बात कहकर चलाता तो इसका पूरा बोझ उसके अधीनस्थों पर पड़ता। और यद्यपि आर्यन देवराज ने इस नए जीवन में काफी अच्छी तरह से समायोजन कर लिया था, लेकिन वह प्रजा के प्रति वफादारी उसकी प्रजा का स्वाभाविक कर्तव्य है, जैसी मानसिकता अपनाने वाले व्यक्ति नहीं थे। वह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर दूसरों को परिणाम भुगतने नहीं दे सकता था। लेकिन फिर क्या इसका मतलब ये था कि उसे अपना बाकी जीवन इसी तरह अंतहीन काम करते हुए गुजारना होगा? देर रात तक आर्यन देवराज, जो पहले से ही बहुत कम नींद से पीड़ित था, अपने मूड को हल्का करने के लिए कुछ खोजने के लिए इंपीरियल लाइब्रेरी नोवेलाइट की ओर चल पड़ा। महाराज, इस समय आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं शांति से पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए कृपया अनावश्यक शोर न करें। अभिजात लहजे में बोलते हुए, जो लंबे समय से उनका स्वभाव बन चुका था, आर्यन देवराज ने गश्त कर रहे शूरवीर को अपना आदेश जारी किया और पुस्तकालय में किताबें पढ़ने लगा। केवल निराशा ही हाथ लगी। जैसा कि अपेक्षित था, यहाँ साहसिक उपन्यास जैसा आरामदायक कुछ भी नहीं है। पुस्तकालय में अनगिनत विद्वानों और अकादमिक ग्रंथ थे, ऐसे ग्रंथ जो किसी भी विद्वान की आंखों में उत्साह की चमक ला देंगे। लेकिन क्या किताबें केवल आनंद के लिए होती हैं? कहीं नहीं मिला। उन्होंने अनुमान लगाया था कि इंपीरियल लाइब्रेरी, जो सुवर्ण में एक महल में उनके निजी संग्रह से कहीं अधिक पुरानी और प्रतिष्ठित है, में कुछ दिलचस्प चीजें हो सकती हैं।
लेकिन उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई। ये बात समझ में आई, इस पुस्तकालय की स्थापना प्रथम सम्राट के शासनकाल के दौरान की गई थी और यह केवल शाही परिवार के लिए ही सुलभ था। और वास्तव में शाही परिवार के कितने सदस्य यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। पुस्तकों को निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती थी, लेकिन पुस्तकालय का रखरखाव पूरी तरह से जादुई संरचनाओं के माध्यम से किया जाता था जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हर कार्य को पूरा करती थी। मूलतः वह स्थान त्याग दिया गया था। अभिलेखों से पता चला कि पिछली बार नई पुस्तक का अधिग्रहण 100 वर्ष से भी अधिक समय पहले हुआ था। जैसे ही आर्यन देवराज पलायनवाद के अपने असफल प्रयास पर निराशा में आहें भरने वाला था, उसकी इंद्रियों ने कुछ अजीब बात महसूस की। एक जादुई संरचना जिसे मूलतः आर्द्रता और धूल नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया था। ऊर्जा के प्रवाह में कहीं न कहीं उन्होंने एक विचित्र विकृति का पता लगाया। आर्यन देवराज ने स्रोत का अनुसरण किया। उसकी उंगलियां एक साधारण किताबों की अलमारी जैसी चीज पर चल रही थी और कुछ क्षण की खोज के बाद क्लिक करें, एक हल्की यांत्रिक ध्वनि के साथ किताबों की अलमारी एक तरफ खिसक गई और एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। आर्यन देवराज चुप हो गया। उसकी तर्कशक्ति और जिज्ञासा में टकराव हुआ। ये बहुत ही संदिग्ध है। मुझे पीछे हटकर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर मुझे कुछ हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। माफ करें। और इसके साथ ही जिज्ञासा ने एक ही मुक्के से तर्क को परास्त कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन देवराज ने छिपा हुआ दरवाजा खोल दिया। विशाल इंपीरियल लाइब्रेरी के विपरीत, जिसमें पूरी इमारतें समा सकती थी, छिपा हुआ कक्ष अपेक्षाकृत छोटा था। इसके केंद्र में एक वेदी नुमा चबूतरे के ऊपर एक लाल रंग की पुस्तक रखी हुई थी। उसमें से एक भयावह आभा निकल रही थी। हालांकि वेदी के चारों ओर एक गोलाकार जादुई संरचना द्वारा ऊर्जा को अवरुद्ध किया जा रहा था, या यूं कहीं कि इसे अवरुद्ध किया जाना चाहिए था। जादुई मोहर खराब हो रही थी। रेखाएं धुंधली हो गई थी। संरचना ढहने के कगार पर थी, जैसे कांच का एक टुकड़ा टूटने से कुछ ही पल दूर हो। एक सीलिंग संरचना, और वह भी एक उच्च स्तरीय संरचना। लेकिन सदियों की उपेक्षा के कारण ये बेहद कमजोर हो गया है। शायद इसीलिए जादू का बाहरी प्रवाह विकृत सा लगने लगा था। जैसे जैसे आर्यन देवराज सुरागों को जोड़ता गया, उसका मन एक निष्कर्ष पर पहुंचा। प्रथम सम्राट द्वारा स्थापित एक पुस्तकालय, एक गुप्त कक्ष, एक सीलबंद किताब। ये स्थान ज्ञान को संग्रहित करने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे किसी चीज को सील करने के लिए बनाया गया था। और इतिहास में किसी समय इस स्थान का ज्ञान लुप्त हो गया। प्रभारी अधिकारी या तो गायब हो गए या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। ये खतरनाक था, लेकिन ये दिलचस्प था। यदि यह पुराना आर्यन देवराज होता तो शायद वह इसे अकेला छोड़ देता। लेकिन इतने लंबे समय तक काम और अंतहीन पाठों में डूबे रहने के बाद यह निश्चित पुस्तक बहुत अधिक आकर्षक लगने लगी। के अतिरिक्त इस कमजोर सील के साथ किताब की शक्ति काफी कम हो गई होगी। अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो मैं उसे संभाल लूंगा। अपना निर्णय लेते हुए आर्यन देवराज ने हाथ बढ़ाकर पुस्तक को छुआ। जिस क्षण उसकी उंगलियां उसकी सतह पर पड़ी, पुस्तक अपने आप खुल गई और उसमें से लाल रंग की धुंध बाहर छलकने लगी। धुंध तेजी से आकार लेने से पहले मूर्ति और कुंडलित होती रही। एक महिला के रूप में, एक कामुक आकृति वाली महिला। उसकी पीली त्वचा एक अजीब, लगभग तरल जैसी चमक वाले कपड़े में लिपटी हुई थी। चमगादड़ जैसे पंखों की एक जोड़ी, लाल सींग और एक लंबी घुमावदार पूंछ। रेशमी काले बाल और चमकदार लाल आंखें जो रत्नों की तरह चमकती थी। ऐसी सुंदरता की सड़क पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरी नजर डालने के लिए अपना सिर घुमा लेगा। वह आर्यन देवराज की ओर मुस्कुराई और बोली, मुझे जगाने के लिए धन्यवाद। अब क्या तुम मुझे अपनी इच्छा नहीं बताओगे? अध्याय 22, युवराज आर्यन देवराज 2। दानव के साथ समझौता। मोहिनी एक महान दानव था जिसने एक समय पूरे महाद्वीप में आतंक फैला रखा था। उसने अनगिनत लोगों को प्रलोभन दिया, भ्रष्ट किया और बर्बादी की ओर ले गई। उसके कृत्यों को और अधिक सहन न कर पाने के कारण उस युग के नायकों ने एकजुट होकर उसे बंद कर दिया तथा उसे एक ऐसे कारागार में कैद कर दिया जहां वह सदियों तक रही। तो आप कह रहे हैं कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? यही तो आप पेशकश कर रहे हैं। मोहिनी मन ही मन मुस्कुराई। ये सही है। आज वह दिन है जब मैं आखिरकार इस जेल से भाग जाऊंगा। बेशक, ऊपरी तौर पर उसने एक सौम्य आमंत्रित मुस्कान बनाए रखी। ये सही है। जब तक आप मेरे साथ अनुबंध करते हैं, मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। जिस युवक ने उसकी सीलबंद विमोय को खोजा था, वह हिचकिचा रहा था। ल्यूसिडा को हताशा की पीड़ा महसूस हुई। वह जानती थी कि जल्दबाजी में अनुबंध करना एक गलती थी, और फिर भी इस ज्ञान के बावजूद उसके सामने खड़ा युवक इतना आकर्षक था कि वह उसका विरोध नहीं कर सकी। सुनहरे बाल, नीली आंखें, उनका चेहरा इतना निर्दोष था कि उन्हें वर्णित करने के लिए महान शब्द भी अपर्याप्त लगता था। एक सुगठित शरीर, उसकी शारीरिक बनावट उसके सिले हुए कपड़ों के नीचे भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। शक्ति की एक विशाल और परिष्कृत आभा सहजता से उनसे निकल रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह युवा था, दुनिया के प्रति अभी भी भोला था और उसे धोखा देना आसान था। एक ऐसे राक्षस के लिए जिसका स्वभाव ही प्रलोभन देना और भ्रष्ट करना था, वह एक उत्तम भोज था। मोहिनी के लिए, जो उस तंग किताब के अंदर सदियों से भूखी थी, उसकी उपस्थिति व्यावहारिक रूप से हिंसक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेज पर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हो और उनकी सुगंध उसकी इंद्रियों को मदहोश कर रही हो। वह भला कैसे विरोध कर सकती थी? जाओ, मुझे बताओ। धन, सम्मान, शक्ति। वह झुकी। उसकी आवाज अधिक रेशमी, अधिक मोहक हो गई। या शायद महिलाएं। उसने अपनी पीठ को थोड़ा सा झुकाया और जानबूझकर कामुकता के साथ उसे देखा। आखिरकार वासना हमेशा से ही भ्रष्टाचार का सबसे प्रभावी साधन रही है। अंततः युवक ने अपना मुंह खोला। क्या आप मुझे छुट्टी दे सकते हैं? माफ करें। मोहिनी जम गया। क्या उसने गलत सुना था? क्या सदियों के अलगाव के कारण उसकी सुनने की क्षमता कम हो गई थी? लेकिन युवक ने उसकी उलझन को अलग तरह से समझा। क्षमा करें, मैंने शायद इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया, मानो वे राज्य के किसी गंभीर मामले पर चर्चा करने वाले हों। जब मैं छुट्टी कहता हूं तो मेरा मतलब वास्तविक छुट्टी से है। ऐसा ब्रेक नहीं जिसका मतलब है कि मुझे कल दोगुना काम करना होगा। ऐसा नहीं कि मुझे आपके आराम में खलल डालने के लिए खेद है, लेकिन यह अत्यावश्यक है, इसलिए कृपया इसे तुरंत निपटा लें। मेरा मतलब है एक वास्तविक सच्चा ब्रेक जहां मैं पूरी तरह से आराम करने के लिए स्वतंत्र हूं। ओह नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है, मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन कृपया आपसे यह मेरी भीख है। युवक आगे बढ़ा। उसकी आंखें हताशा से जल रही थीं। यदि आप मुझे वास्तविक अवकाश का समय देने की गारंटी दे सके तो मैं आपको अपनी शक्ति के अनुसार कुछ भी देने को तैयार हूं। पैसा, शोहरत, अधिकार, तुम क्या चाहते हो? इंतजार। क्या यह उसकी लाइन नहीं थी? एक मनुष्य एक राक्षस को यह प्रस्ताव क्यों दे रहा था? तभी ल्यूसिडा को कुछ ऐसा ध्यान आया जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। उनका स्वरूप दोषरहित था। उसकी त्वचा बेदाग थी, लेकिन जब उसने एक राक्षस की आंखों से देखा तो उसने उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा देखी। उसने इसे देखा। थकान तूफानी बादल की तरह भारी उसकी आंखों के नीचे जमा हो गई और उसके नीचे पागलपन की एक झलक। सामान्यतः कामना से भरे मनुष्य की दृष्टि उसके लिए एक बहुमूल्य रत्न के समान थी, लेकिन यह थोड़ा डरावना है। मोहिनी को ठंडा पसीना आता हुआ महसूस हुआ। सदियों में पहली बार उसके मन में एक विचार कौन था, क्या मैंने गलत आदमी के साथ पंगा ले लिया? लेकिन वह पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसकी सील टूट गई थी, लेकिन वह अभी भी फंसी हुई थी। अब भी दीवारें ऐसी हैं कि वे बाहरी दुनिया से कटी हुई हैं, और हॉल में घूम रही शक्तिशाली ऊर्जा वे खतरनाक व्यक्तियों की थी। यदि वह लापरवाही से भागने की कोशिश करती तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाता और कुछ ही देर में शक्तिशाली शिकारी उसे मारने के लिए आ जाते।
शायद अपनी पूरी ताकत से वह उनका सामना कर सकती थी, लेकिन सदियों की कैद के बाद वह बहुत कमजोर हो गई थी। यह अनुवाद नोवेलाइट की बौद्धिक संपदा है। उसके पास केवल एक ही विकल्प था, उसे एक अनुबंध बनाना था, युवक का सहयोग प्राप्त करना था। छुट्टी, क्या यही तुम चाहते हो? मोहिनी मुस्कुराए। बहुत अच्छा, मैं उन लोगों को मोहित कर सकता हूँ जो तुम्हें काम करने के लिए मजबूर करते हैं। मैं उन्हें विश्वास दिला दूंगा कि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, भले ही आपने एक उंगली भी नहीं उठाई हो। ये काम नहीं करेगा। हम, ये तो बस एक भ्रम है ना? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। इससे वे कुछ समय के लिए तो मूर्ख बन सकते हैं, लेकिन काम अधूरा ही रह जाएगा। अंततः दरारें दिखाई देने लगेंगी, तो फिर क्यों ना आप उनसे अपना काम करवा लें? ये भी अच्छा नहीं है। उनका स्वर दृढ़ था। इसका मतलब ये होगा कि वे मेरी स्वीकृति के बिना मेरे नाम पर निर्णय लेंगे। यदि कुछ गलत हो जाए तो उसके बाद की स्थिति को साफ करना एक दुष्स्वप्न जैसा होगा। मैं एक ऐसी सेवा भी उपलब्ध कराऊंगा जहां यदि कुछ गलत हो जाए तो आप सारा दोष किसी और पर डाल सकते हैं। यह एक ऐसा शॉर्टकट है जो बाद में मुझे परेशान करेगा। मैं इससे इनकार करता हूँ। मोहिनी ने घूर कर देखा। क्या यह आदमी सचमुच छुट्टी चाहता था, या फिर वह बस अपने लिए और अधिक काम पैदा कर रहा था? अब जब उसने इसके बारे में सोचा, क्या वह स्वयं अपने दुखों के लिए जिम्मेदार नहीं था? लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। राक्षस का अभिमान इसकी अनुमति नहीं देता। ठीक है, तो फिर यह कैसा रहेगा? मोहिनी के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। मैं तुम्हें क्लोन बनाने का जादू सिखाऊंगा। क्लोन? उनकी भुजाओं पर बल पड़े। क्या वे सिर्फ भ्रमपूर्ण प्रक्षेपण नहीं होंगे? नहीं नहीं, ये असली होंगे। मूर्ख शरीर जो आपकी क्षमताओं के एक हिस्से को संचालित करने में सक्षम है। आप अपनी जगह लेने के लिए किसी को पीछे छोड़ सकते हैं और आप जाकर जो चाहे कर सकते हैं। पहली बार उसने इसे देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। वह उसके पास था। क्या क्लोन और मूल स्मृतियां साझा करते हैं? नियंत्रण तंत्र कैसे काम करता है? आपकी चेतना एक रूप बनी रहती है। यह ऐसा है जैसे आप अपने दाएं और बाएं हाथ को अलग अलग नियंत्रित कर रहे हो। दोनों शरीर आपकी इच्छा के अधीन चलते हैं। अवधि और मन खपत के बारे में क्या? वे मूलतः एक ही चीज है। आपके पास जितना अधिक मैना होगा, क्लोन उतना ही अधिक समय तक टिकेगा। और यदि कोई भी शरीर बहुत तेजी से मैना को जलाता है तो अवधि तदनुसार कम हो जाती है। वह झूठ नहीं बोल रही थी। उन्होंने यह नहीं बताया कि एक से अधिक शरीर धारण करने से मनुष्य पर बहुत अधिक मानसिक बोझ पड़ता है, या ये कि यदि किसी क्लोन को नष्ट कर दिया गया तो मूल को प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसने पूछा नहीं था, इसलिए उसने उसे नहीं बताया। तो फिर मोहिनी ने धीरे से कहा, हमारे अनुबंध की कीमत क्या होगी? मुझे अपने पास रहने दो। मोहिनी की आवाज मधुर और लुभावनी थी। अगर मैं इस अवस्था में अकेले घूमता तो निस्संदेह किसी बाधा में फंस जाता, लेकिन अगर मैं तुम्हारी छाया में छिप जाऊं तो मैं पकड़े जाने से बच सकता हूं। बस यही तो तुम चाहते हो। युवक उसके अनुरोध की सरलता से सचमुच आश्चर्यचकित हुआ। मोहिनी ने मन ही मन उपहास किया। उनका मानना है कि यह एक आसान कीमत है, लेकिन एक बार जब वह वास्तव में क्लोन जादू का उपयोग करता तो उसका दिमाग सूचना प्रसंस्करण के विशाल प्रवाह से अभिभूत हो जाता। भ्रम, थकावट, वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, एक कीड़े की तरह जमीन पर गिर रहा था। और फिर वह उसे एक और सौदा पेश करेगी। क्या आपकी कोई और इच्छा है? एक व्यक्ति जो अपनी सीमा तक धकेला जा चुका है, जिसका मन थकान से धुंधला गया है, वह अनुचित अनुबंध को स्वीकार नहीं कर सकेगा। मोहिनी की मुस्कान उज्ज्वल थी, प्रत्याशा से लगभग सम्मोहित। जरूर, उसने धीरे से कहा। आखिरकार आप ही तो थे जिन्होंने मुझे आजाद किया। मुझे कम से कम आपको थोड़ी अतिरिक्त सेवा तो देनी चाहिए। अच्छा, तो फिर हम अनुबंध कर लें। जैसे ही युवक ने उसका हाथ पकड़ा, ज्ञान उसमें प्रवाहित होने लगा। राक्षसी जादू सामान्य मनुष्यों के लिए समझ से परे और अबोधगम्य। लेकिन जिस प्रकार तलवार चलाने के लिए ये जानना आवश्यक नहीं था कि तलवार कैसे बनाई जाती है, उसी प्रकार यह ज्ञान भी उसके लिए सहज रूप से उपयोगी था। अपनी आंखें बंद करके उसने अपना मन एकाग्र किया और अगले ही पल उसकी एक हुबहू प्रतिकृति उसके पास प्रकट हो गई। मोहिनी ने आने वाली घटना के लिए खुद को तैयार कर लिया। अब किसी भी क्षण वह कांपते हुए गिर पड़ेगा, नियंत्रण के अत्यधिक बोझ को झेलने में समर्थ हो जाएगा। हम तो ऐसा ही महसूस होता है। मोहिनी ने पलकें झपकाईं। शुरू में ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जल्द ही इसका आदी हो जाऊंगा। क्या मन की खपत को नियंत्रित किया जा सकता है? अगर मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ दैनिक गतिविधियों के लिए करूं तो यह शायद अनिश्चित काल तक चल सकता है। नहीं नहीं नहीं, चूंकि क्लोन अस्थायी रूप से मेरी आत्मा के एक हिस्से को काट रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसे नष्ट कर दिया गया तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इतने अभूतपूर्व जादू के लिए इतना जोखिम तो स्वीकार्य है। क्या आखिरकार मुझे दोनों शरीरों को वास्तविक समय में नियंत्रित करना होगा? इसलिए यह पारंपरिक अर्थों में आराम नोवेलिगेट केवल नोवेलिगेट पर नहीं है, लेकिन सुनो, फुर्सत का आनंद लेने के लिए एक अलग शरीर होना। मैं इसे स्वीकार करूंगा। मोहिनी ने घूर कर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। ठीक है ठीक है। जादुई संरचना में सोने से वैसे भी शारीरिक थकान दूर हो जाती है। असली समस्या मानसिक थकावट की थी, लेकिन यह उसे पूरी तरह हल कर देती है। दोनों एक जैसे दिखने वाले युवक उसकी ओर मुड़े। उनके चेहरे पर सच्ची कृतज्ञता थी। धन्यवाद राक्षस, जिसका नाम मैं अभी भी नहीं जानता। मोहिनी का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। हो, उसके होठों से एक गूंगी खाली आवाज निकली। दो युवकों में से एक ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। आर्यन देवराज चंद्रवंश, मुझमें भले ही कमियां हो, लेकिन मैं इस साम्राज्य का युवराज हूँ। मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। उनकी आवाज शांत, संयमित और राजसी थी। मोहिनी केवल अविश्वास से उसे घूर सकती थी। और आपका नाम? मोहिनी। अच्छा मोहिनी, तुमने कहा था कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो। आर्यन देवराज की मुस्कान विनम्र और उदासीन बनी रही। तो फिर जल्दी से चलते हैं। मैंने कहा था कि मैं कुछ शांत समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो किसी को शक होने लगेगा। मोहिनी के पास कहने के लिए बहुत सी बातें थी। आप पूरी तरह ठीक कैसे हैं? वह उससे सीधे पूछना चाहती थी, लेकिन ऐसा करना ये स्वीकार करने के समान होगा कि वह उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी। अंततः उसके पास अपनी बात वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसका शरीर लाल धुंध में विलीन हो गया और आर्यन देवराज की छाया में डूब गया। युवा राजकुमार ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पैरों की ओर देखा, फिर खाली हो चुकी पुस्तक को बंद कर दिया, उसे वापस उसकी मूल स्थिति में रख दिया और शांतिपूर्वक पुस्तकालय से बाहर चला गया। तारांकन कुछ दिनों के बाद मोहिनी अभी भी आर्यन देवराज की छाया में छिपी हुई थी। वह जहां भी जाती थी उसका पीछा करती थी। वो उस पर अनुचित अनुबंध थोपने में असफल रही, जिसका अर्थ है कि उसकी शक्ति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी, लेकिन उससे भी अधिक वह पराजित महसूस कर रही थी और वह एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच गई थी। यह आदमी अजीब था। हम बिल्कुल सही। मोहिनी, तुम क्या सोचती हो? क्या मैं बिल्कुल एक साहसी व्यक्ति जैसी नहीं दिखती? आर्यन देवराज के निजी कक्ष के अंदर मोहिनी अवाक थी। उसके सामने आर्यन देवराज का क्लोन खड़ा था, लेकिन यह मूल जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। आर्यन देवराज के सुनहरे बाल और नीली आंखों के विपरीत इस संस्करण में लाल बाल और भूरी आंखें थी। उसके चेहरे के नैन नक्श थोड़े युवा और थोड़े सादे थे। यदि आर्यन देवराज संगमरमर से बनी एक उत्कृष्ट कृति जैसा दिखता था, तो यह संस्करण एक औसत युवक जैसा था, आकर्षक लेकिन कुछ भी असाधारण नहीं। उनकी अलंकृत शाही वर्दी गायब हो गई तथा उसकी जगह साधारण कपड़े के वस्त्र और चमड़े की छाती की प्लेट आ गई। किसी को कभी संदेह नहीं होगा कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन मोहिनी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से नहीं हुई। ये सिर्फ दिखावटी नहीं थी जो बदल गई थी, अंदर का हिस्सा भी बदल गया था। तुमने अपने क्लोन के साथ क्या किया? हम, आर्यन देवराज ने अपना सिर झुकाया। ओह, मुझे एहसास हुआ कि चूंकि यह एक क्लोन है, इसलिए इसके आंकड़े मेरे से कम थे।
इसलिए इसे अपने कमजोर संस्करण के रूप में रखने के बजाय मैंने इसे एक ही भूमिका में पूरी तरह से विशेषज्ञ बनाने का निर्णय लिया। ये तलवारबाजी के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, बढ़ी हुई शारीरिक क्षमताएं, युद्ध दक्षता और आभा हेरफेर। बेशक इसमें जादू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन यही एक उचित समझौता है। मोहिनी ने घूर कर देखा। क्या इस आदमी ने राक्षसी जादू को खिलौने की तरह बदल दिया था? क्या उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, या क्या जब वह सीलबंद थी तब दुनिया बदल गई थी इस हद तक कि इसे सामान्य माना जाने लगा था? किसी भी तरह मुझे शायद अभी चुप रहना चाहिए। लापरवाही से कोई कदम उठाने के बजाय मैं उसके करीब रहूंगा और पहले जानकारी इकट्ठा करूंगा। उसका मुख्य शरीर महल में ही रहेगा, लेकिन उसका क्लोन बाहर घूमता रहेगा। मैं वहीं से देखूंगा। अपना मन बनाते हुए मोहिनी ने पूछा, तो इस क्लोन का नाम क्या है? आप गंभीरता से अपना असली नाम इस्तेमाल करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं, है ना? युवराज मुस्कुराए। भारत, साहसी भारत, अध्याय 33, नया साहसी भारत। एक लाल बालों वाला साहसी सार्वजनिक प्राधिकरण की ताकत और साहसिक उद्योग की समृद्धि में विपरीत संबंध है। यदि कोई देश ठीक से काम कर रहा है और सैनिक कुशलतापूर्वक सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, तो साहसी लोगों के पीछे को पहले स्थान पर चमकने का अधिक अवसर नहीं मिलेगा। सेना नियमित रूप से खतरनाक राक्षसों का सफाया करती है और व्यवस्था बिगाड़ने वाले अपराधियों से शहर के पहरेदार निपटते हैं। नतीजतन साहसी लोगों की कोई खास जरूरत नहीं रह जाती। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उनकी जरूरत नहीं है, वे वास्तव में बाधा है। आखिरकार वे एक सशस्त्र समूह है जिन्हें नियंत्रित करना राष्ट्र के लिए मुश्किल या कभी कभी असंभव भी होता है। इसके बजाय वे अपने नियमों और विनियमों के अनुसार काम करते हैं और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इस अर्थ में बिरका राज्य साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वालों के लिए एक आदर्श स्थान था। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा राष्ट्र था जो पूरी तरह से अव्यवस्थित था, जहां शाही परिवार अपना काम ठीक से करने में विफल रहा। राजा और दरबारी कुलीन लोग भोग विलास में डूबे हुए थे, देश का उचित शासन चलाए बिना धन संचय कर रहे थे। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रीय सामंत भी इससे अलग नहीं थे। प्रगति पर स्थिरता, सुधार पर रूढ़िवादिता, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने, उनकी क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं का परीक्षण करने के बजाय वे बस एक साथ बंध गए और आपस में मिलीभगत करने लगे। कानून प्रवर्तन में अंतराल सामान्य बात हो गई और उन अंतरालों को भरने के लिए साहसी पेशे और गिल्ड प्रणाली का विकास हुआ। गायकों ने इसे साहसी लोगों की भूमि के रूप में गाया। तुरंत धन और वैभव की चाहत रखने वाले स्वप्नदर्शी न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी साहसी संघ के दरवाजे खटखटाने लगे। संघ के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि इनमें से अधिकांश आवेदक बेकार और बेकार कचरे के अलावा कुछ नहीं थे। क्या सीवर के चूहों का खात्मा? अरे क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ चूहे मारने आया हूँ? मुझे एक वाजिब मांग बताओ। वे लोग जो उच्च वेतन वाले प्रतिष्ठित कमीशन की चाहत के बारे में शिकायत करते हैं, जबकि उनके पास इसके समर्थन में कोई उपलब्धि नहीं होती। अरे इनाम तो 2 चांदी के सिक्के मिलने थे, मुझे सिर्फ 5 तांबे के सिक्के क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैंने शराब पीकर एक गांव के लड़के की टांग तोड़ दी थी। नहीं, ये उसकी ही गलती थी कि उसने घमंड किया था। वह था जो परेशानी पैदा करने के लिए दंड पाने के बाद अपने कार्यों पर विचार करने के बजाय गुस्सा हो जाता है। सुनो, मैं बैरन जेनिस्टर के वारिस के साथ भाईचारे का रिश्ता रखता हूँ। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, वह शेखीबाज जो किसी महान व्यक्ति का करीबी होने का दावा करता है और विशेष व्यवहार की अपेक्षा रखता है। उफ, तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ तुम मुझसे बुरा व्यवहार कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। वह मूर्ख जो अपनी जगह नहीं जानता गिल्ड के फर्श पर थूकता है और खोखली धमकियां देता है केवल गिल्ड के गार्डों द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के लिए। हर दिन नया सिरदर्द लेकर आता था। जितना ज्यादा इन घटिया लोगों का सामना होता, उतनी ही ज्यादा उनकी मानवता के प्रति घृणा बढ़ती जाती। गिल्ड के रिसेप्शनिस्टों का तनाव स्तर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उनमें से कई ने साहसी लोगों को अपराधियों से कम नहीं समझना शुरू कर दिया। और ईमानदारी से कहें तो वे पूरी तरह से गलत नहीं थे। कई साहसी लोग या तो पूर्व अपराधी थे या अपराधी बनने की फिराक में थे। रिसेप्शनिस्ट साहसी लोगों के संघ का चेहरा एक बंजक हिंसक उद्योग में खिलने वाले फूल को कठिनाइयों का उचित हिस्सा सहना पड़ा। तो आप कह रहे हैं कि मुझे अब रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना होगा? लेकिन हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, ये गलत ही लगा। भावना, जो अपने 30वें वर्ष में एक मध्यम श्रेणी की साहसी थी, अपने सामने खड़ी महिला को ऐसे भाव से देख रही थी जिससे उसका अविश्वास स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा था। उसने सोचा कि उसकी प्रतिक्रिया उसके असंतोष को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन पूर्वी शाखा के रिसेप्शनिस्टों की देखरेख करने वाले प्रशासनिक अधिकारी ने चेहरे पर जरा भी बदलाव लाए बिना बोलना जारी रखा। बिल्कुल सही, न एक दिन ज्यादा न एक दिन कम, बस 1 महीने के लिए। तब तक बेलोना, जो ज्यादा काम की वजह से गिर पड़ी थी, ठीक हो जाएगी और वापस काम पर लौट आएगी। एक नई रिसेप्शनिस्ट क्यों नहीं रख लेते? मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? 5 लोग। इतने लोग तो इन लानत मलामत करने वालों से तंग आकर नौकरी छोड़ चुके हैं। एक लंबी थकी हुई आह भरते हुए प्रशासनिक अधिकारी ने गहरी सांस छोड़ने से पहले पाइप से कस लिया। साहसिक लोग रिसेप्शनिस्टों को नीची नजर से देखते हैं जो बस अपने डेस्क पर बैठकर कागजी काम करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना कितना मुश्किल है जो पढ़ा लिखा हो, ठीक से बातचीत कर सके, जिसकी इतनी विश्वसनीयता हो कि गिल्ड का नाम खराब ना हो और साथ ही उन लापरवाह बदमाशों से डरता ना हो? ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं उन साहसी लोगों में से एक हूँ, आप जानते हैं। यही वजह है कि आप इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही हैं। पिछली कुछ रिसेप्शनिस्टों के विपरीत जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है, आप उनसे डरेंगे नहीं। इसके अलावा आप पढ़ लिख सकते हैं, आपकी बोली उन ज्यादातर बदतमीज और साहसी लोगों से ज्यादा सुरीली है और आपका चेहरा भी अच्छा है। आप इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने हल्के से थपथपाकर पाइप से राख को ट्रे में गिरा दिया। इसके अलावा भावना, मुझे शक है कि हाल ही में तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम्हारा पसंदीदा स्टाफ टूट गया है, इसलिए तुम्हें एक नया खरीदना होगा और तुम्हें अभी भी गिल्ड को कर्ज चुकाना है। तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम तुम्हारे साथ नरमी बरत रहे हैं, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। उफ, भावना ने बड़ी मुश्किल से निकला। पहली नजर में अधिकारी के शब्द ऐसे लग सकते हैं जैसे हम आपकी तलाश कर रहे थे, लेकिन समय से यह स्पष्ट हो गया कि वह वास्तव में क्या कह रही थी। मना कर दो और यह रियायत ही खत्म। हम तुम्हारा कर्ज भी वैसे ही वसूलना शुरू कर देंगे जैसे हम दूसरों से वसूलते हैं। अंततः ये कभी भी कोई विकल्प नहीं था। एक लंबी पराजिता के साथ भावना ने नरमी दिखाई। ठीक है, सिर्फ 1 महीने के लिए, है ना? ठीक है। वेतन भी बुरा नहीं होगा, कम से कम उसकी तुलना में तो नहीं जो आप अभी बना रहे हैं। यद्यपि उसने यह बात जोर से नहीं कही थी, लेकिन भावना अनकहे शब्दों को सुन सकती थी और केवल यही बात उसे क्रोधित करने के लिए पर्याप्त थी। तारांकन भावना को ये पूरी स्थिति बहुत अप्रिय लगी, लेकिन जैसा कि प्रशासक ने कहा था, उसे रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने का हुनर था। हाँ, ये वापस किया जा रहा है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए आपको इन्हें फिर से इकट्ठा करना होगा। क्या मैं तो क्लियर ब्रेड हर्ब की 10 जड़ें ले आया जैसी मांग की गई थी? ये बीच से टूटा हुआ है, इसकी सारी शाखाएं उखड़ गई हैं और ये तो बिल्कुल सूख गया है। मैंने कहा था ना कि इसे जबरदस्ती उखाड़ना नहीं बल्कि आसपास की मिट्टी के साथ खोदकर निकालना है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। अगर आप ऐसा मानते हैं तो जरूर, आपके लिए शायद। खैर 10 में से 5 खराब हैं, इसलिए हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। जब आपके पास पूरे नंबर आ जाए तब आना। मैंने इन्हें इकट्ठा करने में पूरा दिन बर्बाद कर दिया और अब आप उम्मीद करते हैं कि मैं वापस जाकर आधे दिन तक यही काम करूं।
बस मुझे कम से कम आधा इनाम तो दे दो, यह कोई दुकान नहीं है और हम मोलभाव नहीं करते। इससे पहले कि मैं गिल्ड गार्ड्स को बुलाऊं, तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, तुमने सिर्फ जड़ें तो नहीं इकट्ठी की, तुमने और भी चीजें इकट्ठी की होंगी, तो ऐसा नहीं है कि तुम खाली हाथ जा रहे हो। एडवेंचरर रैंक निम्नतम रैंक 1 से लेकर उच्चतम रैंक 7 तक थी। भावना ने लगातार नीचे से रैंक 3 तक की यात्रा की, जिससे वह एक अनुभवी बन गई। ये देखते हुए कि जिन लोगों ने साहसिक यात्री के रूप में पंजीकरण कराया था, उनमें से आधे से अधिक लोग गायब होने से पहले रैंक 2 तक भी नहीं पहुंचे थे। ये काफी महत्वपूर्ण स्थान था। उसे इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव था कि साहसी लोग कैसे काम करते हैं, कमीशन पर वे क्या क्या करतब दिखाते हैं, उन्हें किन चीजों से नफरत है और क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। यह ऐसा ज्ञान था जिसकी बराबरी विशुद्ध रूप से अकादमिक नोवेलघट पर विशेष रिसेप्शनिस्ट कभी नहीं कर सकते थे। वह आसानी से धमकियों या अपमान से नहीं डरती थी, और यदि कभी ऐसा होता भी था तो उसके पास गिल्ड गार्डों को बुलाए बिना ही उपद्रवियों से निपटने की ताकत थी। प्रशासक उसके प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट था, और यहाँ तक कि अन्य रिसेप्शनिस्टों ने भी सूक्ष्मता से संकेत दिया कि यदि वह स्थायी रूप से वहां रहती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हर सप्ताह जैसे जैसे उसकी जेब में सिक्कों का वजन बढ़ता गया, भावना को जटिल भावनाएं महसूस होने लगी। उसकी कमाई रैंक 3 एडवेंचर के रूप में उसकी शिखर पर अर्जित कमाई से अधिक नहीं थी। हालांकि एक साहसी व्यक्ति की अस्थिर आय के विपरीत रिसेप्शनिस्ट होने से उसे आर्थिक स्थिरता मिली। ये देखते हुए कि उसने एक घटना के कारण अपने महत्वपूर्ण उपकरण खो दिए थे और कर्ज में डूबी हुई थी, ये स्थिरता उसे बहुत आश्वस्त करने वाली लगी। यह अनुवाद नोवेलाइट की बौद्धिक संपदा है। रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना कोई बुरा विचार नहीं है। नहीं, ये संभवतः बुद्धिमानी भरा विकल्प होगा। साहसी लोगों को उम्र बढ़ने के अलावा वर्षों के अनुभव से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता था। इस बीच एक गिल्ड कर्मचारी के रूप में वह समय के साथ रैंक में ऊपर उठ सकती थी। जिस प्रशासक ने उसे नौकरी पर रखा था वह इसका प्रमाण था। ये सब जानते हुए भी भावना कोई निर्णय नहीं ले सकी। उसके तर्कसंगत दिमाग ने उसे वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन उसके दिल में दफन गहरे लक्ष्य ने उसे जाने से मना कर दिया। फिर एक दिन ये घटना उसके अस्थायी अनुबंध की समाप्ति से ठीक 10 दिन पहले घटित हुई। एक युवक ने भावना का ध्यान आकर्षित किया। वह अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण में लग रहा था। बिखरे हुए लाल बालों के साथ वह उत्सुकता से चमकदार आंखों से गिल्ड के चारों ओर देख रहा था। यह एक आशावादी साहसी व्यक्ति का स्पष्ट रूप था। गिल्ड के विभिन्न कोनों से हंसी की आवाजें उठने लगी। कुछ लोगों को वह प्यारा लगा, जबकि अन्य को वह हास्यास्पद लगा। आसपास की प्रतिक्रियाओं से अनभिज्ञ लाल बालों वाला युवक आत्मविश्वास से रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा, जहां भावना तैनात थी, और बोला, मैं एक साहसी व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? भावना ने उसे एक बार फिर देखा। साधारण लेकिन व्यवहारिक चमड़े का कवच, एक सादी अलंकृत लोहे की तलवार। ये देखते हुए कि सबसे सस्ता उपलब्ध उपकरण में परतदार कपड़े का कवच और एक खुरदरी नक्काशीदार लकड़ी का डंडा शामिल था, उसका उपकरण बहुत बुरा नहीं था। इसका मतलब यह था कि वह गिल्ड में किसी हताशा भरे अंतिम उपाय के रूप में नहीं आया था, बल्कि उसने पहले से कुछ तैयारियां कर रखी थी। इसके अलावा उसका चेहरा भी काफी सुंदर था, किसी रईस का तीसरा बेटा या शायद किसी अमीर व्यापारी परिवार का बच्चा। एक त्वरित मानसिक अनुमान लगाने के बाद भावना ने पूछा, एक साहसी के रूप में पंजीकरण कराने के लिए आपको 5 तांबे के सिक्के देने होंगे, क्या आपके पास है? युवक ने बिना कुछ कहे सिक्के निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। भावना ने कलम और कागज उठाया। अधिकांश साहसी लोग पढ़ या लिख नहीं सकते थे, इसलिए रिसेप्शनिस्ट उनके लिए कागजी कार्रवाई संभालते थे। तुम्हारा नाम क्या है? भारत। उत्पत्ति का स्थान? चंद्रवंश साम्राज्य के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र में एक गांव। क्या गांव का कोई नाम है? गांव में कोई खास नाम नहीं था। मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग इसे क्या कहते थे। यह आम बात नहीं थी, लेकिन अनसुनी भी नहीं थी। कई साहसी लोगों ने वैसे भी अपने मूल स्थान के बारे में गलत जानकारी ली थी, इसलिए संघ ने बहुत बारीकी से सत्यापन करने की जहमत नहीं उठाई। आपकी विशेषता क्या है? मैं तलवार संभाल सकता हूँ। शिकार का अनुभव? यहाँ आते समय मैंने एक खरगोश पकड़ा। क्या वह भी गिना जाएगा? गिल्ड हॉल के पीछे से हंसी की आवाजें गूंज उठी। ओह, एक खरगोश, सचमुच एक भयानक जानवर। जब इसे उबाला जाता है तो ये सबसे शक्तिशाली योद्धा को भी गहरी नींद में सुला सकता है। अच्छा बनो। यह उन लोगों से बेहतर है जो भेड़ियों को मारने की डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई भेड़िया दिख जाता है तो वे पेशाब करके भाग जाते हैं। ये सच है। ईमानदारी एक गुण है। चिढ़ाने के बावजूद भारत को कोई आपत्ति नहीं हुई। वह बस उन्हें कौतूहल भरी निगाहों से देखता रहा, मानो उसे कोई अनोखी चीज मिल गई हो। भावना ने आह भरी। उन पर ध्यान मत दो। अगर तुम हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम ज्यादा दिन तक साहसी नहीं रह पाओगे। अरे नहीं, असल में मुझे ये बहुत मजेदार लगता है। भावना को उसका जवाब अजीब सा लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आप रैंक 1 एडवेंचरर के रूप में पंजीकृत हैं। आप आधिकारिक तौर पर गिल्ड कमीशन ले सकते हैं और पर्याप्त उपलब्धियां हासिल करने के बाद आपको रैंक 2 पर पदोन्नत किया जाएगा। उस समय आपको एक आधिकारिक एडवेंचरर बैच प्राप्त होगा। कोई प्रश्न? इस समय कौन से कमीशन उपलब्ध हैं? सीवर की सफाई, निराई गुड़ाई और गोदाम के सामान की छटाई। इनमें से कोई एक चुनिए। बोलते समय भी भावना को निराशा का एहसास हुआ। यह वह क्षण था जब अधिकांश नए साहसी लोगों ने सबसे ऊंची आवाज में शिकायत की। गंदा, थकाऊ, अनाकर्षक काम और इनाम भी बेहद कम। यात्रा करने वाले गायकों द्वारा सुनाई गई भव्य कहानियों से प्रेरित नए साहसी लोगों को अक्सर अपने पहले कार्य की वास्तविकता को स्वीकार करने में कठिनाई होती थी, विशेषकर वे लोग जो अपनी क्षमताओं पर थोड़ा भी गर्व करते हैं। भावना पहले से ही सोच रहा था कि उसकी अपरिहार्य शिकायतों से कैसे निपटा जाए। तभी मैं गोदाम में छटाई से शुरुआत करूंगा। ओह, गोदाम छटाई। ओह, ठीक है। गिल्ड से बाहर निकलो, सीधे पश्चिम की ओर जाओ जब तक तुम्हें स्लेटी दीवारों वाली एक इमारत न दिखाई दे। वहां एक आदमी है जिसके गाल पर जलने का निशान है। बस वो जो कहे वही करो, और पूरा होने का टोकन लाना मत भूलना, समझा? ये कहकर भारत आराम से गिल्ड से बाहर चला गया। दर्शक जो एक जोशीले तर्क की उम्मीद कर रहे थे, नाटक की कमी से निराश हो गए। वे इस बात पर बुदबुदा रहे थे कि इस नए भर्ती हुए व्यक्ति में कोई जोश नहीं है, और फिर वे अन्य विषयों पर चले गए तथा अधिक दिलचस्प कमीशन पोस्ट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भावना को इस पूरी बातचीत में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कम से कम उसके लिए यह आसान था यदि नवागंतुक बिना किसी समस्या के निर्देशों का पालन करता। लगभग 30 मिनट बाद, माफ करें, क्या तुमने तो पहले ही हार मान ली? नहीं, मैं खत्म कर चुका हूँ। ये लो टोकन। जब भारत ने कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र सौंपा तो भावना का दिमाग खाली हो गया। इस कार्य में आमतौर पर कम से कम 2 घंटे लगते थे, यदि कार्यभार अधिक हो तो कभी कभी 6 घंटे भी लग जाते थे। फिर भी इस आदमी ने इसे सिर्फ 30 मिनट में पूरा कर लिया। क्या बकवास है। अध्याय 44, नया साहसी भारत 2। सक्षम नौसिखिया साहसी लोगों के संग में पर्याप्त समय बिताने के बाद कुछ न कुछ अवश्य ही सीखने को मिलता है। दुनिया मूर्खों से भरी हुई थी, इतनी अधिक मूर्ख की कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था कि वे अस्तित्व में है। और इन मूर्खों में स्पष्ट झूठ बोलने की एक क्रोधित करने वाली प्रवृत्ति थी, जिसे कोई भी जांच से ही तुरंत उजागर कर देता था। इसलिए जब भारत ने पहली बार दावा किया कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो भावना ने इस पर हंसना शुरू कर दिया था। वह काफी सक्षम दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह भी एक अज्ञानी नौसिखिया ही था। हालांकि जैसे ही भावना ने उसके हाथ में कार्य पूरा होने का टोकन देखा, उसे एहसास हुआ कि यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। उसने इसे चुरा लिया। पॉल, गोदाम का रखवाला, एक जिद्दी आदमी था। कोई भी नौसिखिया साहसी उसे टोकन सौंपने के लिए धमका नहीं सकता था या रिश्वत नहीं दे सकता था। फिर भी भारत एक को पकड़े हुए था। इसका मतलब यह था कि उसने इसे किसी तरह अवैध तरीकों से हासिल किया था।
नहीं, यदि उसने इसे चुराया होता तो राहत की बात होती, लेकिन अगर उसने बल प्रयोग किया होता तो क्या होता? ये कल्पना करना कठिन था कि एकमात्र नौसिखिया साहसी उस विशालकाय जानवर पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि पॉल ने अपनी सतर्कता कम कर दी होती और घात लगाकर हमला किया जाता। भावना की आंखें कुछ क्षण के लिए ठंडी हो गई, लेकिन उसने तुरंत ही अपने चेहरे से सारी भावनाएं मिटा दी और भारत से ऐसे बात की जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। हम इसे प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगेगा, कृपया वहां बैठ जाए और इंतजार कीजिए। जब ये तैयार हो जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा, समझा? भारत ने बिना किसी विरोध के उनकी बात मान ली और प्रतीक्षा क्षेत्र में अपनी सीट पर बैठ गए। भावना ने एक अन्य रिसेप्शनिस्ट से नजरें मिलाई। जैसे ही दूसरे रिसेप्शनिस्ट ने हल्का सा सिर हिलाया, भावना तेजी से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई और गोदाम की ओर चल दी। किसी और को जांच के लिए बुलाने के बजाय उसने स्वयं ही चीजों की जांच करना अधिक बेहतर समझा। गोदाम में पहुंचने पर भावना को एक अप्रत्याशित दृश्य देखने को मिला। पॉल इमारत के बाहर जमीन पर गिरा हुआ था। वह तुरंत चिल्लाई, पॉल, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? ओह, पॉल पूरी तरह से चकित दिख रहा था। भावना, जो उसे तेज तर्रार प्रवर्तक के रूप में याद करती थी, जो लापरवाह साहसी लोगों को अनुशासित करता था, को अचानक डर लगा कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया है। क्या ये वही नौसिखिया था जिसे गिल्ड ने अभी भेजा था? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? पॉल ने बोलने से पहले कुछ बार पलकें झपकाई। वह साहसी काम, वह इसमें सचमुच अच्छा था। भावना ने पलकें झपकाई। क्या उसके सिर पर चोट लगी थी? मुझे तुम्हें उपचार के लिए मंदिर ले जाना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। गोदाम के अंदर तो देखो। पॉल ने अपना सिर हिलाते हुए अविश्वास की आह भरी। भावना को क्षण भर के लिए यह आश्वासन मिला कि उसे शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, फिर भी वह संशय में था। क्या वह इतना कुशल था कि पॉल अभिभूत हो गया? लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह दंग रह गई। आपने इस जगह का नवीनीकरण कब किया? हमने नहीं किया। एक भी उंगली की चौड़ाई नहीं बढ़ी है। परंतु फिर कई गिल्ड कमीशन एक्स मात्रा में वाय सामग्री एकत्रित करे प्रकार के थे। चाहे वह राक्षस का मांस हो, चमड़ा हो, दुर्लभ जड़ी बूटियां हो, खनिज हो या यहाँ तक कि राक्षस के कोर हो, साहसी लोग अक्सर मान पर आपूर्ति एकत्र करते थे। स्वाभाविक रूप से इन सभी को सीधे गिल्ड भवन में संग्रहित करना व्यावहारिक था। इसलिए दुर्लभ या खतरनाक सामग्रियों को छोड़कर, जिनके लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती थी, अधिकांश अनुरोधों को गिल्ड द्वारा अनुबंधित गोदामों का उपयोग करके पूरा किया जाता था। पॉल का गोदाम ऐसी ही एक सुविधा थी जिसका उपयोग अक्सर नौसिखिए साहसी लोगों की योग्यता का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। परिणाम स्वरूप इसमें अधिकतर थोक कम मूल्य की वस्तुएं संग्रहित की जाती थी और यह अव्यवस्थित गंदगी के लिए कुख्यात था। पर अब यह बेदाग था, इतना बड़ा कि यह शारीरिक रूप से बड़ा महसूस हुआ। पॉल ने अपना सिर पीछे खुजलाया। शुरू में तो वह बस मेरे निर्देशों का पालन करता था, चीजें जहां मैं कहता था वहां रखता था। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब उसने खुद ही सब कुछ फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। क्या आप कह रहे हैं? उसने पूरे गोदाम को पुनर्गठित कर दिया। उसने किया, और जब उसने अपनी बात पूरी की तो उसने ये भी बताया कि यह चीज कहाँ है और उसने उसे वहां क्यों रखा है। यह ऐसा था जैसे किसी कुशल आयोजक के पास कोई भूत सवार हो। ये बात समझ में नहीं आती। व्यवस्था कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस यूं ही जबरदस्ती कर सके। ये सिर्फ जबरदस्ती नहीं थी। उसने लोहे की तलवारों से भरा एक टोकरा ऐसे उठाया जैसे वह कोई कागजी थैला हो, और उसकी छटाई की विधियां बेजोड़ थीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा? ठीक है, जब आप इसे इस तरह से रखते हैं, मैं उसे वापस चाहता हूँ। हफ्ते में सिर्फ एक बार भी। मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। पॉल को, जो आमतौर पर साहसी लोगों के बारे में बड़बड़ाता रहता था, प्रसन्न भाव से देखकर भावना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया हो। उसने अपना सिर हिलाया और वापस गिल्ड की ओर चल दी। पीछे के प्रवेश द्वार पर कुछ गिल्ड गार्ड और स्टाफ सदस्य तनावग्रस्त भाव से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने तुरंत उससे रिपोर्ट मांगी। कुछ नहीं, गोदाम वाले को तो बस उसका काम बहुत पसंद आया और उसने उसे झटपट टोकन दे दिया। हाँ, सचमुच? वो बूढ़ा हट्टा कट्टा। बिल्कुल नहीं। अरे, मैं तो झगड़े की तैयारी कर रहा था। कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। एक नौसिखिए साहसी को वश में करना आसान था, लेकिन यदि उस नौसिखिए ने सचमुच परेशानी खड़ी कर दी होती तो उसे घंटों कागजी कार्रवाई और अतिरिक्त समय देना पड़ सकता था। जब भावना रिसेप्शन डेस्क पर वापस आए तो भारत अभी भी वहीं बैठा था, दोनों हाथों को क्रॉस करके, आंखें बंद करके धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। उसके शांत व्यवहार में कुछ बात उसे परेशान कर रही थी। अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए उसने उसे बुलाया। ठीक है, आपकी परीक्षा पूरी हो गई है। ये रहा आपका इनाम। उसने काउंटर पर कुछ सिक्के रख दिए। रैंक एक एडवेंचरर कमीशन के लिए वेतन बहुत कम था। सख्त पत्थर जैसी रोटी, पतला सूप जिसमें जरा भी स्वाद नहीं था, सबसे सस्ते साझा छात्रावास में एक रात। यदि कोई साहसी व्यक्ति रैंक 2 पर चढ़ना चाहता था तो उसे लगभग 30 कमीशन पूरे करने पड़ते थे। यह मानते हुए कि वे प्रतिदिन एक काम पूरा कर लेते हैं, इसका मतलब है कि उन्हें दयनीय परिस्थितियों में पूरा महीना गुजारना होगा। कोई बचत नहीं, कोई विलासिता नहीं, बस किसी तरह गुजारा करना होगा। और अगर उन्होंने गलतियां की या परेशानी खड़ी की तो जरूरी कमीशनों की संख्या बढ़ गई। अनुभवी साहसी लोग इस काल को छलनी कहते थे। साहसिक कार्यों के बारे में भोले भाले सपने देखने वाले या आवश्यक सहनशक्ति, शारीरिक या मानसिक की कमी वाले किसी भी व्यक्ति को रैंक 2 तक पहुंचने से पहले ही अनिवार्य रूप से बाहर कर दिया गया। इसलिए अपने तरीके से भावना दयालु थी जब उसने कहा, गिल्ड इनाम में से एक हिस्सा लेता है, इसलिए शारीरिक श्रम कमीशन अक्सर किसी नियोक्ता के लिए सीधे काम करने से कम मिलता है। गोदाम का रखवाला आपसे बहुत प्रभावित हुआ। क्या आपने उसके लिए काम करने के बारे में सोचा है? भारत ने पलकें झपकाई, फिर मुस्कुराया। सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन एक साहसी बनना मेरे सपनों में से एक है। ओह, समझा। भावना ने आगे कोई प्रयास नहीं किया। अनुभव से बेहतर कुछ नहीं सिखाया जा सकता। बेशक उसने गोदाम की नौकरी आसानी से पूरी कर ली थी, लेकिन जब उसने साहसिक दुनिया के निचले स्तर पर कुछ और समय बिताया तो उसे इसका पता चल गया। तो क्या आप एक और कमीशन ले रहे हैं? आपके पास एक और के लिए समय है। मैं सीवर साफ करने का काम लूंगा। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मैं कभी सीवर के अंदर नहीं गया। आप चाहेंगे कि ऐसा कभी ना होता? भारत को जाते देख भावना ने आह भरी। एक साहसी बनना मेरा सपना है। दुनिया की सभी नौकरियों में से साहसी की नौकरी शायद ऐसी भावना के लिए सबसे कम उपयुक्त थी। उसने शब्दों को मुंह से निकलने से पहले ही निकल लिया। तारांकन। उस दिन से भारत ने लगातार रैंक एक साहसी के रूप में कमीशन पूरा किया। वह नालियों में चूहों का शिकार करता था, शहर में छोटे छोटे पैकेट पहुंचाने का काम करता था, घास फूस उखाड़ता था और यहाँ तक कि सड़कें भी साफ करता था। ये बेतुका है। भारत की चाय के अंदर यूसिड्रा ने अविश्वास में अपनी जीभ चिटकाई। बिना कुछ बोले भारत ने मानसिक रूप से उसे जवाब दिया। इस बार क्या है? इस स्वर का क्या अर्थ है? मैं आमतौर पर इसी तरह बोलता हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो बहुत ऊंचे और शक्तिशाली लगते थे, किसी महान रईस की तरह। वह तो साम्राज्य का युवराज है। मैं तो बिल्कुल अलग इंसान हूँ। यह अनुवाद नोवेलाइट की बौद्धिक संपदा है। मोहिनी ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। वह जानती थी कि यदि वह मुख्य शरीर की छाया में वापस चली गई और उस भारत से बात की तो वह निसंदेह अपनी महान परिष्कृत भाषा में बात करने लगेगा। लेकिन वह अपने अनुभव से जानती थी कि इस बेशर्म आदमी से बहस करने से वह और थक जाएगी। इसलिए आगे बात जारी रखने के बजाय उसने विषय बदल दिया। तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो? तुम्हें घास फूस उखाड़ने में मजा आता है? खास तौर पर नहीं, लेकिन पदोन्नति के लिए यह जरूरी है, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। चलो, इतनी सारी परेशानियों से गुजरने के बजाय क्यों न सीधे गिल्ड में घुसकर अपनी आभा बिखेरे और उन्हें अपने पैरों पर झुकने दे। कुछ देर तक देखने के बाद मोहिनी ने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ के अधिकांश साहसी लोग कमजोर थे।
रैंक 2 के लोग सुप्रशिक्षित नागरिक से ज्यादा कुछ नहीं थे। रैंक 3 के लोग छोटी मोटी वृद्धि के लिए अपने शरीर के माध्यम से मन का संचार कर सकते थे। यदि भारत ने आभायुक्त तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया तो वह आसानी से केवल कच्ची शक्ति के आधार पर रैंक 4 का दर्जा प्राप्त कर सकता था। लेकिन भारत इससे सहमत नहीं था। साहसी लोग सुरक्षा बुंदे नहीं होते। ताकत जरूरी है हाँ, लेकिन असल में जो मायने रखता है वह है विश्वसनीयता और जिम्मेदारी, ये साबित करना कि आप काम ठीक से पूरा कर सकते हैं। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करना ही एक उच्च श्रेणी के साहसी के रूप में पहचान पाने के लिए काफी नहीं होगा। फिर भी आपको कम से कम कुछ बोनस अंक तो मिलेंगे, है ना? ये सच है। भारत ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन फिर कहा, लेकिन क्या वाकई जल्दबाजी करने की कोई जरूरत है? मुझे एडवेंचर इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि सब कुछ शुरू से ही सीखा जाए। आगे चलकर यह ज्यादा काम आएगा। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप कठिन काम करने के प्रति इतने जिद्दी क्यों हैं। अरे यार, तुम्हें तो तुरंत संतुष्टि की लत लग गई होगी। कितना दुर्भाग्य है। लोगों को जिंदगी में ज्यादा धैर्य रखना सीखना चाहिए। मोहिनी को ठीक से पता नहीं था कि तत्काल संतुष्टि से उसका क्या मतलब था, लेकिन वह जानती थी कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। वो उस पर झपटने ही वाली थी कि धम्मा। सड़क पर चलते समय भारत का कंधा किसी से टकरा गया, या यूं कहीं कि भारत द्वारा उनसे बचने के लिए एक तरफ हट जाने के बावजूद दूसरा व्यक्ति जानबूझकर उनसे टकरा गया। अच्छा, तुम मुझसे टकरा गए और माफी भी नहीं मांगी। हो, जो आदमी भारत से टकराया था वो उस पर गुर्राया, उसका चेहरा डराने वाला था। अरे आराम से करो, यह आदमी तो बस नया है, खरगोशों का शिकार करता है, कहीं रो न दे। अरे नौसिखिए, अब माफी मांगो, तुम इस आदमी को नाराज नहीं देखना चाहते। उसके पीछे खड़े लोगों का समूह संभवतः उसके साथी भारत का उपहास करते हुए मुस्कुरा रहे थे। मोहिनी ने हल्की जिज्ञासा से पूछा, क्या तुमने इन लोगों को तब परेशान किया जब मैं नहीं देख रहा था? नहीं, मैंने उनसे पहले कभी बात नहीं की। मैं समझ गया, तो ये तो बस ईर्ष्या है। भारत प्रभावशाली गति से काम पूरा कर रहे थे और उनके काम को लगातार उच्च प्रशंसा मिल रही थी। ये किसी विशेष तकनीक के कारण नहीं था, वह बस मजबूत, कुशल और मेहनती थे। लेकिन ये भी गिल के लिए उन्हें एक उभरती हुई प्रतिभा के रूप में पहचानने के लिए पर्याप्त था, और लोग मजाक में उन्हें अगला दिग्गज कहने लगे। और कुछ लोग दूसरों को सफल होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अरे कुछ तो बोलो, ये कमीना बुरी तरह डर गया है। देखा, जब तुम घमंडी व्यवहार करते हो तो यही होता है। वे हंसे और उस पर अपमानजनक टिप्पणियां करने लगे। भारत ने पलकें झपकाई, फिर उसने ठग के कंधे पर हल्के से धक्का दिया। इस आंदोलन के पीछे कोई स्पष्ट ताकत नहीं थी। अभी तक धम्मा ठग पीछे की ओर ऐसे उड़ा जैसे किसी आक्रमणकारी गाड़ी से टकराया हो और जमीन पर गिरकर कई बार लुढ़का और फिर रुक गया। वह पूरी तरह से स्थिर होने से पहले थोड़ा सा हिल गया। उपहास करने वाले लोग ठिठक गए, यहाँ तक कि जो लोग इस स्थिति को देख रहे थे वे भी स्तब्ध होकर चुप हो गए। फिर भारत ने शांति से कहा, ओह, आपसे टकराने के लिए क्षमा चाहता हूँ। सड़क पर एक अवर्णनीय सन्नाटा छा गया। छाया से यूसिड्रा ने बड़बड़ाते हुए कहा, वह अभी भी सदमे में थी। रुको, क्या तुमने अभी नियमों का पालन करने और काम धीरे धीरे करने के बारे में कुछ नहीं कहा था? मैंने अभी साहसिक कार्य के बारे में एक और महत्वपूर्ण नियम सीखा है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घटिया व्यवहार करता है तो उसे कारण बताइए। यह कोई साहसी व्यक्ति का नियम नहीं था, बस यही उनका व्यक्तित्व था। मोहिनी ने ऐसा सोचा, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा। आगे क्या हुआ, यह देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर इन बेवकूफों में थोड़ी भी अक्ल होती तो वे भाग जाते। यदि उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना तो खैर, इसका मतलब तो यही था कि वे इतने मूर्ख थे कि लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। हम ल्यूसिड्रा को अचानक उन पर एक असामान्य नजर महसूस हुई। चमकीले आसमानी नीले बाल और आंखों वाली एक महिला, रिसेप्शनिस्ट भावना। वह सीधे भारत की ओर देख रही थी और उसे गुंडों से निपटते हुए देख रही थी, और उसकी निगाह में एक अजीब सी चमक उठी। अध्याय 55, नया साहसी भारत 3। आसमानी नीले बालों वाला साहसी भारत द्वारा शहर के मध्य में मचाया गया हंगामा शीघ्र ही साहसी संघ में एक गर्म विषय बन गया। एक मेहनती नौसिखिए ने कुछ वरिष्ठ साहसी लोगों को बुरी तरह पीटा था, और सिर्फ हल्की फुल्की हाथापाई नहीं, उसने उन्हें बुरी तरह पीटा था। अरे, मुझे भी वहां जाकर देखना चाहिए था। हाँ, एक साहसी व्यक्ति में कम से कम इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए। उन कमीनों को यही मिलना था। मुझे पता था कि देर सवेर उनकी पिटाई जरूर होगी। अपने आसपास की प्रतिक्रियाएं सुनकर भारत ने भ्रम में अपना सिर झुका लिया। गिल्ड रिसेप्शनिस्ट भावना, जो स्थिति समझा रही थी, ने भौहें चढ़ाई। क्या गलत? मुझे नहीं पता कि क्या ये सही प्रतिक्रिया है। मेरा मतलब है, क्या यह अभी भी एक नए खिलाड़ी द्वारा साथी गिल्ड सदस्यों की पिटाई का मामला नहीं है? तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। साहसी लोगों में एक दूसरे के प्रति भाईचारा या वफादारी की भावना नहीं होती। भावना की आवाज व्यंग्य से भरी हुई थी जब वह उसे एक उदाहरण दे रही थी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक जानी मानी ट्रेडिंग कंपनी के नियमित ग्राहक हैं। अगर कोई दूसरा ग्राहक जो पूरी तरह से उपद्रवी होने के लिए जाना जाता है दुकान के बाहर पिटता है, तो क्या आपको कोई परवाह होगी? क्या आप कह रहे हैं कि यह स्थिति भी वैसी ही है? यह इतना अलग नहीं है। जैसे ग्राहकों को दुकान में सीमित स्टॉक के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, वैसे ही एडवेंचरर्स सबसे अच्छे कमीशन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। दुकान के अंदर झगड़ा होने पर दुकानदार बीच में आ सकता है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं होती। गिल्ड भी इसी तरह काम करता है, तो इस घटना के लिए कोई दंड नहीं होगा। अगर आपने भी उनके बराबर कमीशन लिया होता और फिर नौकरी के दौरान उनकी पीठ में चुरा घोंपा होता तो बात अलग होती। लेकिन इस मामले में आप ठीक हैं। मैं समझ गया। उसकी छाया से मोहिनी बोली, आप लगभग निराश लग रहे हैं। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? खैर, मैं तो ऐसी स्थिति की उम्मीद कर रहा था कि इस घमंडी नौसिखिए की हिम्मत कैसे हुई अपने ताकतवर वरिष्ठों के खिलाफ हाथ उठाने की। जैसी स्थिति होगी। मोहिनी ने उसे ठंडी निगाहों से घूरा, लेकिन भारत ने ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने भावना की ओर मुड़कर हल्का सा झुककर प्रणाम किया। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हें फोन करना ही था। तुम्हें मुझसे बात करनी थी। एक थपकी के साथ भावना ने अपनी हथेली से थोड़ी छोटी लकड़ी की पट्टिका काउंटर पर रख दी। यह एक एडवेंचरर का बैज है। रैंक 2 से शुरू होकर आपको यह मिलता है। इसका मतलब है कि आपको गिल्ड में आधिकारिक तौर पर एक सच्चे एडवेंचरर के रूप में मान्यता मिल गई है। ओह, भारत ने उसे उठा लिया। उसका चेहरा थोड़ा उत्तेजित था। उनके सामान्य शांत व्यवहार के विपरीत ये प्रतिक्रिया एक औसत नौसिखिए के अनुरूप थी। काउंटर के पीछे से देख रहे कुछ रिसेप्शनिस्टों ने एक दूसरे को प्रसन्नता भरी नजरों से देखा, क्योंकि उन्हें यह अप्रत्याशित रूप से प्यारा लग रहा था। गिल्ड के अन्य साहसी लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया। रैंक 1 के साहसी लोग मूलतः गौरवशाली काम करने वाले लड़के थे, लेकिन रैंक 2 के लोग वास्तविक पेशेवर थे। यह वह चरण था जब युद्ध उन्मुख आयोग आदर्श बन गए, और उस समय एक सक्षम टीम साथी का होना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। भारत विशेष रूप से आकर्षक भर्ती था। वह युवा, मेहनती था और उसके साथ काम करना मुश्किल नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपनी ताकत साबित करते हुए आसानी से 5 समान कद काठी वाले लोगों को मार गिराया। जैसे ही साहसी लोग एक दूसरे को बारीकी से आंकने लगे, उसके पास जाने की तैयारी करने लगे। भारत, क्या तुम मेरे साथ पार्टी बनाना चाहोगे? भावना की आवाज काउंटर के पीछे से गूंजी। केवल साहसी लोग ही स्तब्ध नहीं थे, गिल्ड के कर्मचारी भी पूरी तरह से अचंभित थे। एक मिनट रुको, भावना, तुम क्या कह रही हो? एक रिसेप्शनिस्ट पार्टी बना रही है? मैं सिर्फ एक अस्थायी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट लगभग खत्म होने वाला है।
पहले से योजना बनाने में कोई बुराई नहीं है। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या होगा, मैं नवीनीकरण नहीं कर रहा हूँ। उसकी प्रतिक्रिया दृढ़ थी। गिल्ड के कर्मचारियों ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। इस बीच वे साहसी लोग जो गिद्धों की तरह चक्कर लगा रहे थे आपस में बुदबुदाने लगे। अरे तुम सब यहाँ किस लिए खड़े हो? अगर अभी नहीं हटे तो वह पहले उसे ही उठा लेगी। रुको, लेकिन वो रैंक 3 है और एक जादूगरनी भी, हम उसे सीधे चुनौती नहीं दे सकते। मैंने सुना है कि उसका हालिया प्रदर्शन खराब रहा है। फिर भी रैंक 3 अभी भी रैंक 3 है। उफ, लेकिन क्या एक नए खिलाड़ी के लिए लड़ना दयनीय बात नहीं है? यद्यपि उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली, लेकिन वे अपनी चर्चा को पूरी तरह दबा नहीं सके। भारत की तीव्र श्रवण शक्ति के कारण वह हर शब्द को समझ लेता था। और यद्यपि भावना ने तटस्थ भाव बनाए रखा, फिर भी उसके गालों पर हल्की सी जलन उभर आई। भारत ने अंततः कहा, मैं तुरंत कोई जवाब नहीं दे सकता। यहाँ बहुत सारी निगाहें हम पर हैं। क्या तुम्हें कोई और निजी जगह पता है जहाँ हम बात कर सके? शाम 6 बजे इकोइन के सामने। अगर आप अधीर हैं तो हम अभी जा सकते हैं। वह इतनी उत्सुक थी कि वह तुरंत अपना पद छोड़ने को तैयार थी। लेकिन भारत ने बस अपना सिर हिला दिया। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। समझ गया, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। जैसे ही वह मुड़ा और चला गया, मोहिनी की चिढ़ाने वाली फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंजने लगी। तुम तो बहुत मशहूर हो, है ना? वो औरत, वो काफी समय से तुम पर नजर गड़ाए बैठी है। हो सकता है ये शरीर तुम्हारे असली शरीर जितना खूबसूरत न हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी भी तुम्हारे लिए काम कर रहा है। मोहिनी, क्या हर चीज का इस तरह से अतिविश्लेषण करने की आपकी प्रवृत्ति, यह एक बीमारी है? तुम थोड़ा तारांकन तारांकन तारांकन। अरे भारत, जब तुम यहाँ हो ही गए हो तो हमारी पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो जाते? हम तुम्हें जीवन रक्षा कौशल से लेकर युद्ध तक सब कुछ सिखाएंगे, बस तुम्हें आना होगा। नहीं, हमारे साथ आ जाओ। आमतौर पर पुरस्कार बांटते समय नए खिलाड़ी को कम हिस्सा मिलता है, लेकिन तुम्हारे लिए हम तुम्हें बराबर हिस्सा देंगे। उनकी निर्धारित बैठक से पहले प्रतीक्षा का समय। कई साहसी लोगों ने भारत को भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा कि उनके पास पहले से ही व्यवस्था है। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने पहले ही भावना के साथ पार्टी बनाने का फैसला कर लिया था। गिल्ड में देखी गई अजीब प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उसके पीछे कोई न कोई कहानी थी। भावना के बारे में अफवाहें खोजना कठिन नहीं था और अपनी निर्धारित बैठक से पहले भारत उसकी स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी जुटाने में कामयाब रहे। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मोहिनी ने अपने विचारों को एक ही बयान में व्यक्त कर दिया। तकनीकी तौर पर तो वह रैंक 3 है, लेकिन उसका वास्तविक कौशल स्तर रैंक 2 जैसा है और उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत खराब है। अगर उसे अपनी रैंक पर इतना घमंड हो जाए तो यह आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। हम सोचने की क्या बात है? बेहतर होगा कि आप किसी नए व्यक्ति को चुनकर उसे ट्रेनिंग दें। कम से कम वे आपकी बात तो सुनेंगे। मैं एक नौसिखिया हूँ, मैं किस नौसिखिए को प्रशिक्षण दूंगा? अरे चुप रहो, तुम असली नौसिखिए नहीं हो, तुम धोखेबाज हो, बस धोखेबाज होने का नाटक कर रहे हो। मैं एक साहसी व्यक्ति के रूप में नौसिखिया हूँ। इसके अलावा मैं जिज्ञासु हूँ। किस बारे में? उसने सबके सामने मुझे ये प्रस्ताव क्यों दिया, वह भी अपनी प्रतिष्ठा की कीमत पर? भारत के दृष्टिकोण से भावना ने उसे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहकर अपनी पहले से ही कमजोर प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया था। ये साफ था कि पहले उसे कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन एक रिसेप्शनिस्ट होने के नाते किसी ने भी उसके प्रति खुलकर दुश्मनी नहीं दिखाई थी। इसका मतलब था कि उसकी खराब प्रतिष्ठा किसी जानी पहचानी बात से ज्यादा एक दबी हुई बात थी। पर अब पूरे गिल्ड के सामने कदम रखकर, जहां रैंक 2 के साहसी लोग पहले से ही भारत पर नजर गड़ाए हुए थे, उसने जानबूझकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया था। और अफवाहें तेजी से फैलती हैं। यह अनुवाद नोवेलाइट की बौद्धिक संपदा है, लेकिन निश्चित रूप से भावना को पता था कि ऐसा होगा, है ना? वह एडवेंचरर के रूप में अपने 30वें वर्ष में थी और भले ही वह केवल एक स्थायी रिसेप्शनिस्ट ही रही हो, फिर भी उसने उस पद पर काम किया था। भारत उसके इरादों के बारे में जानने को उत्सुक था और जब तक उसने भावना से इसका कारण सुना, तब तक उसकी जिज्ञासा प्रशंसा में बदल चुकी थी। मैंने ये सबके सामने किया ताकि आप मुझे दिलचस्प पाएं। तुमने मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद कर ली। खैर, मुझे आपको ये दिखाना था कि मैं गंभीर था। उसकी आसमानी नीली आंखें उसकी आंखों से टकरा गईं। उसने न केवल निजी बातचीत करने पर जोर दिया था, बल्कि वह उसे सीधे अपने सराय के कमरे में भी ले आई थी। इस बिंदु पर बोल्ड शब्द भी मुश्किल से इसका वर्णन कर सकता था। अरे भागो, ये औरत तो बिल्कुल भारी सामान टाइप की है, पछताओगे इसके चक्कर में, मोहिनी ने अपनी परछाई से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन भारत ने उसे अनसुना कर दिया। बातचीत के लिए आपका तरीका अनोखा है। इस तरह खुद को एक कोने में धकेलने से आपके लिए चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। अन्य सभी साहसी लोग जिन्होंने उसे अपने दलों में आमंत्रित किया था, उन्होंने सुरक्षित रास्ता अपनाया था। मैं आपको भर्ती करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप मना कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह मानक रणनीति थी, ये गलत नहीं था। अगर कुछ था तो वह समझदारी थी। यदि आपने ये स्पष्ट कर दिया कि आपको उनकी आवश्यकता है, तो दूसरा पक्ष अपने लाभ के लिए आपका शोषण कर सकता है। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं आपके द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की लंबी सूची में एक और नाम मात्र होता। शायद मुझे आपसे यह व्यक्तिगत बातचीत भी न मिल पाती। भारत ने समझकर सिर हिलाया। यदि भावना ने भी अन्य लोगों की तरह उससे पूछा होता तो उसे विशेष रुचि नहीं होती, और मुझे इसकी परवाह नहीं कि इससे मैं किसी नुकसान में पड़ जाऊं। जब तक मुझे आपसे एक चीज मिल जाए, मैं कोई भी कीमत स्वीकार कर लूंगा। कुछ भी? हाँ, वह ठीक ठीक जानती थी कि वह क्या कह रही है। जब उसने अपनी मुठ्ठियां बींच ली तो उसका हाथ थोड़ा कांप उठा। भावना ही नहीं थी, वह उदासी नहीं थी। उसके पास बस एक लक्ष्य था जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। ये सिर्फ पार्टी बनाने और साथ मिलकर काम करने की बात नहीं है, है ना? आप वास्तव में क्या चाहते हैं? एक लिच उन्मूलन। भारत की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। एक लिच के रूप में वह प्रकार जो महाद्वीपीय खतरे के पैमाने पर कम से कम रैंक 5 है, और यदि वे रैंक 6 या उससे अधिक तक पहुंचते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये सही है। मैं जिसका पीछा कर रहा हूं वह ज्यादा समय से लिच नहीं रहा है, इसलिए वह कमजोर पक्ष में है। लेकिन फिर भी यह एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी है जिसके खिलाफ आपको अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। अपनी जान जोखिम में डालना एक हल्की बात थी। लिचेस केवल शक्तिशाली जादूगर ही नहीं थे, उन्होंने मृतकों पर नियंत्रण कर लिया। और यदि आप किसी एक से हार गए तो आप सिर्फ मरेंगे नहीं, आपकी आत्मा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगी। आपके पास क्या विशिष्ट जानकारी है? गिल्ड के पास रिकॉर्ड तो है, लेकिन न तो रिसेप्शनिस्ट और न ही मेरे जैसा कोई कम रैंक वाला एडवेंचरर उन तक पहुंच सकता है। हमें कम से कम रैंक 4 पर होना होगा। सहयोगियों या समर्थकों के बारे में क्या? कोई नहीं। अब मुझे और अधिक इकट्ठा करना होगा। क्या आप गुप्त रूप से रैंक 4 के जादूगर हैं जो कमजोर होने का नाटक कर रहे हैं? मुझे निराश करने के लिए खेद है, लेकिन मेरा वास्तविक कौशल स्तर केवल रैंक 2 के आसपास है। मेरा स्टाफ जो मेरे जादू को बढ़ाता था नष्ट हो गया। प्रत्येक प्रश्न और उत्तर के साथ भावना के कंधे थोड़े सिकुड़ गए और उसका चेहरा गहरा होता गया। मुझे पता है कि मैं कुछ हास्यास्पद मान रहा हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे उस चीज को मानना ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरी गुरु, मेरी माँ इसके अंदर फंसी हुई है। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सहजता से स्वीकार कर ले जिसके बारे में आपको ये भी यकीन न हो कि वह आपके साथ शामिल होगा। तथ्य यह है कि उसने भारत को इतना कुछ बताया था, इसका मतलब था कि वह उस पर अविश्वसनीय मात्रा में भरोसा कर रही थी। भारत एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर वह बोला, मेरी कुछ शर्तें हैं। भावना की अभिव्यक्ति एक पल के लिए उज्जवल हुई, फिर तनावग्रस्त हो गई।
सबसे पहले मैं अभी भी एक साहसी के रूप में अनुभवी हूँ। क्या आप मुझे वह सब कुछ सिखाएंगे जो आप जानते हैं और जब तक मैं अनुभव प्राप्त करूं तब तक मेरा समर्थन करेंगे? मैं हर संभव प्रयास करूंगा। दूसरा, कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसी तकनीकें या शक्तियां इस्तेमाल करूं जो तुम्हें समझ में ना आए। क्या तुम उनके बारे में चुप रह सकती हो? मैं पहले से ही रहस्य रखने में अच्छा हूँ। तीसरा, खैर मेरे पास तीसरा नहीं है, अभी के लिए यही काफी है। भारत ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। भावना भावना ने उसके हाथ की ओर संदेह से देखा, मानो पूछ रही हो कि क्या वास्तव में यही उसकी एकमात्र शर्तें थी। लेकिन चूंकि भारत ने अभी के लिए कहा था, इसलिए उसने सोचा कि वह शायद बाद में और अधिक मांगेगा। इसलिए उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, भारत।